वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक काफी चौंकाने वाली एक सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जी। जो हाल ही में सामने आई है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये बताती हैं कि कैसे हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, मतलब एक पढ़े लिखे इंसान, ऑनलाइन फ्रॉड में फंस गए। हाँ, और रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं। वही तो, लगभग 60 लाख रुपए गंवा बैठे। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, मुझे लगता है ये भरोसे का भी कत्ल है। बिल्कुल। ये घटना दिखाती है कि आजकल फ्रॉड करने वाले कितने शातिर, कितने नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को फंसाने के लिए। इस मामले की जड़ें अगर देखें तो जुड़ी हैं एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट से, divorceematrimony.com करके। अच्छा, शादी वाली वेबसाइट से? जी हाँ, वहीं से। यहीं पर जो पीड़ित हैं उनकी मुलाकात एक प्रोफाइल से हुई। नाम था भाग्यश्री। तो ये प्रोफाइल मतलब एक तरह से चारा था, पूरा प्लान था। ये कैसे विश्वास जीता उन्होंने? हाँ, ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सोच समझ कर बुना गया जाल था। जो प्रोफाइल वाली महिला थी उसने बताया कि वो यूरोप में रहती है, भारतीय है और तलाक के बाद दोबारा शादी करना चाहती है। ओके। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने उसके नकली माता पिता बनकर, मतलब फेक पेरेंट्स बनकर, पीड़ित और उनके परिवार से हफ्तों तक बात की। वीडियो कॉल पर भी? हाँ, वीडियो कॉल पर बात की, भरोसा जमाया और ये भी कहा कि भाई शादी जल्दी करेंगे। ये एक क्लासिक तरीका है जिसे रोमांस स्कैम कहते हैं। अच्छा, रोमांस स्कैम। हाँ, जहाँ मतलब इमोशंस का इस्तेमाल करके पहले विश्वास बनाया जाता है। और जब भरोसा पक्का हो गया होगा तब असली खेल शुरू हुआ होगा, पैसों वाला। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब पीड़ित और उनका परिवार पूरी तरह विश्वास करने लगे, तब उन्हें डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो में पैसा लगाने के लिए मनाया गया। क्रिप्टो में? जी। इसके लिए एक नकली वेबसाइट भी बनाई गई थी, m.bitcoinoff.com। ओहो। और बहाना क्या दिया कि देखो, इस निवेश से जो पैसा बनेगा, जो मुनाफा होगा, वो हमारे भविष्य में काम आएगा, हमारी शादीशुदा जिंदगी को सिक्योर करेगा। हाँ, ये भविष्य के सपनों का लालच देना तो बहुत आम है ऐसे स्कैम्स में। लेकिन क्रिप्टो ही क्यों? मतलब इसमें धोखेबाजों के लिए क्या आसानी होती है? देखिए, धोखेबाज अक्सर क्रिप्टो इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें जो लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें रिवर्स करना या ट्रैक करना, वो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। खासकर जब पैसा देश के बाहर भेजना हो, इससे उन्हें एक तरह की गुमनामी मिल जाती है। हालांकि इस केस में पैसा पहले बैंक खातों में गया, पर हो सकता है आगे उसे क्रिप्टो में बदला गया हो ताकि गायब करना आसान हो जाए। लेकिन कोई भी सीधे सीधे इतनी बड़ी रकम 60 लाख कैसे लगा देगा? कुछ तो किया होगा ना यकीन दिलाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पर उनकी चाल और भी ज्यादा शातिर हो जाती है। इसको कई बार पिग बुचरिंग स्कैम भी कहते हैं। पिग बुचरिंग मतलब? पिलाकर मोटा करो, भरोसा जीतो और फिर काट दो। तो हुआ ये कि शुरू में पीड़ित से छोटा निवेश करवाया गया। ओके। और उस पे फटाफट जल्दी से नकली मुनाफा दिखा दिया वेबसाइट पर। अच्छा, नकली मुनाफा? हाँ, मतलब वेबसाइट पे तो कुछ भी दिखा सकते हैं। और इतना ही नहीं, विश्वास पक्का करने के लिए उन्हें 5,000 रुपए निकालने भी दिए। विड्रॉ करने दिए? ओह, ये तो कमाल की चाल है। एक बार छोटा सा फायदा दिखा दिया ताकि बाद में बड़ा हाथ मारा जा सके। बिल्कुल। बस इसी छोटी सी सफलता ने, वो 5,000 रुपए निकालने की वजह से, पीड़ित का भरोसा इतना बढ़ गया कि उन्होंने 22 मई से 30 सितंबर के बीच, सोचिए, लगभग 4 महीने में 16 अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 5.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 16 बार में? बाप रे। जी हाँ। और ये पैसे भी देखिए, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, अलग अलग बैंकों के जरिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ फैले करीब 15 अलग अलग करंट अकाउंट्स में भेजे गए। इतने सारे अकाउंट्स? ये भी शायद ट्रैक छुपाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये मनी ट्रेल को मुश्किल बनाने का तरीका होता है। और सबसे बड़ी रकम एक बार में 9 लाख रुपए की ट्रांसफर हुई थी। लगभग 60 लाख, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। तो ये धोखा सामने कैसे आया आखिर? कब पता चला? जब पीड़ित ने सोचा कि भाई वेबसाइट पर तो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, करीब 2.27 करोड़। 2.27 करोड़? हाँ, नकली प्रॉफिट। तो जब उन्होंने इसे निकालने की कोशिश की, तब असली खेल सामने आया। फ्रॉडस्टर्स ने कहा कि भाई इस मुनाफे पर आपको टैक्स देना होगा, सर्विस चार्ज देना होगा, और पैसे मांगे। अच्छा, निकालने के लिए भी और पैसे? जी। और जब पीड़ित ने और पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो बस वेबसाइट पर उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। और वो महिला, वो नकली माँ बाप, सब गायब। फोन बंद, कोई कांटेक्ट नहीं। ये तो
भयानक है सच में। अब कानूनी तौर पर क्या एक्शन हो रहा है? पीड़ित ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D लगाई है, जो ऑनलाइन पहचान चोरी और कंप्यूटर से धोखाधड़ी से जुड़ी है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत संगठित अपराध, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं भी लगाई गई हैं। जांच चल रही है अभी। उम्मीद है कि अपराधी पकड़े जाएं। चलिए अब आज के सवाल जवाब पर आते हैं। क्वेश्चन, धोखेबाजों ने शुरुआत में इस निवेश को असली जैसा कैसे दिखाया था? मतलब वो पहला विश्वास कैसे जीता? आंसर, जैसा हमने बात की, उन्होंने पहले एक छोटे अमाउंट पर, मतलब थोड़े पैसों पर जल्दी से नकली मुनाफा दिखाया उस फेक वेबसाइट पर। और सबसे जरूरी बात, पीड़ित को विश्वास दिलाने के लिए उसमें से एक छोटी रकम, वो 5,000 रुपए निकालने भी दी। हाँ, वो निकालने देना शायद सबसे बड़ा दाव था। बिल्कुल, इससे पीड़ित को लगा कि अरे हाँ, ये तो असली है, सुरक्षित है, पैसा निकल भी रहा है। और फिर वो बाद में बड़ी रकम लगाने से बिल्कुल नहीं झिझके। राइट। ये भरोसे का जाल बुनने का एक बहुत अहम हिस्सा था। सही कहा। और अब आज का आखिरी सवाल, जिस पर हम सबको, जो भी ऑनलाइन है, सोचना चाहिए। शादी संबंधी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते समय लोग खुद को इस तरह के प्यार और फिर पैसे ऐंठने वाले धोखों से, मतलब ये जो रोमांस स्कैम होते हैं, इनसे कैसे बचा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।